जमहूरिया चेक के एक बहुत बड़े अफसाना निगार हैं। उनका नाम है काफका। काफका अपने एक अफसाने में एक किरदार के बारे में लिखते हैं। उस किरदार पर कत्ल का इल्जाम लग जाता है, यानी अफसानवी किरदार है, उसमें कत्ल का इल्जाम लग जाता है। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने आती है तो वो एहलकारों को कहता है, हुजूर आप मेरी अर्ज भी सुने। मैं अभी ये बात कहता है कि कांस्टेबल फौरन उसके मुंह पर हाथ रख कर कहता है, नहीं, तुम कुछ नहीं कह सकते, तुम मुलजिम हो। थाने पहुंचकर मुलजिम थानेदार के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करने की कोशिश करता है। थानेदार उसे घूर कर कहता है, तुम मुलजिम हो, तुम कुछ नहीं बोल सकते। अब तुमने जो कुछ कहना है अदालत में जाकर कहना। केस अदालत पहुंच जाता है, पेशियां शुरू हो जाती हैं, वकील बहस का आगाज कर देते हैं। हर समात पर मुलजिम जज से बोलने की इजाजत तलब करता है, लेकिन जज उसकी तरफ गुस्से से देखता है और सर्द लहजे में हुक्म जारी करता है, तुम तहरीरी तौर पर अपना बयान दे चुके हो, अब सिर्फ तुम्हारा वकील बोलेगा। मुलजिम अपने वकील से अर्ज करने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन वकील उसे शोलाबार नजरों से देखकर धाड़ता है, तुम मुलजिम हो, तुम कुछ नहीं बोल सकते। यूं केस चलता रहता है, यहां तक कि वकीलों की बहसें खत्म हो जाती हैं। फैसले का दिन आ जाता है और जज हाजरीन को गवाह बनाकर मुलजिम को मौत की सजा सुना देता है। मुलजिम फैसला सुनता है और आंखों में आंसू भरकर एक बार फिर अर्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन जज ये कहकर अदालत डिसमिस कर देता है, अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, अब तुमने जो कुछ कहना है अपील में कहना। मुलजिम खुद मुजरिम बनकर जेल चला जाता है। वहां वो जेलर के सामने अर्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन जेलर भी उसकी फाइल बंद करके कहता है, अब तुम मुलजिम नहीं मुजरिम हो, तुम कुछ नहीं कह सकते। मुजरिम को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। वहां भी उससे जो मिलने आता है वो उसे रोक कर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन हर मुलाकाती उसे मुजरिम कहकर सुनने से इनकार कर देता है। आखिर में जब उसे फांसी घाट ले जाया जाता है तो वो जल्लाद से मुखातिब होने की कोशिश करता है, लेकिन जल्लाद भी उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है। रस्सा खींचने से चंद लम्हे पहले मुजरिम आसमान की तरफ देखता है और फिर वहां मौजूद अमले पर नजर डालकर कहता है, कोई है जिसके कानों तक मेरी आवाज पहुंच सके, जो मेरी बात सुन सके। सब खामोश रहते हैं। मुजरिम ठंडा सांस भरता है और फिर फंदे को मुखातिब करके कहता है, ये कैसे लोग हैं जो मुलजिम की बात सुने बगैर उसका फैसला कर देते हैं। अभी लफ्ज उसके मुंह में होते हैं कि जेलर रुमाल लहराता है और जल्लाद तख्ता खींच देता है। मालूम नहीं काफका इस कहानी के जरिए अपने पढ़ने वालों को क्या समझाना चाहता था। उसका ये मुलजिम किस जज्बे, किस तबके का नुमाइंदा था और वो कौन से तबके
اور کون سے جذبے تھے جو اس کی سنے بغیر اسے پھانسی چڑھا دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ہمارا اور ہمارے ملک کا تعلق ہے، یہ کہانی پڑھ کر محسوس ہوتا ہے وہ ملزم اس ملک کے 25 کروڑ عوام ہیں، اور اس کہانی کے کانسٹیبل، تھانے دار، وکیل، جج اور عدالتیں اس ملک کے جرنیل ہیں، جن کے ہاتھ میں ان ملزموں کی تقدیر ہے۔ یہ 25 کروڑ ملزم اس ملک کے ہر تھانے دار، ہر جج اور ہر عدالت سے درخواست کرتے ہیں، حضور آپ ہماری بھی تو عرض سن لیں۔ لیکن ہر عدالت، ہر جج اور ہر تھانے دار انہیں گھور کر چپ کرا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایوب خان نے سکندر مرزا کو گرفتار کر کے راتوں رات جلاوطن کر دیا اور خود اس ملک کے بلا شرکت غیر مالک بن گئے، اور انہوں نے ایک لمحے کے لیے نہ سوچا کہ وہ اس ملک کے لوگوں سے یہ ہی پوچھ لیں کہ انہیں سکندر مرزا چاہیے یا ایوب خان۔ یحییٰ خان آئے، حکومت کی، اور جاتے جاتے کروڑوں لوگ بھٹو کے حوالے کر گئے۔ ملک توڑا، جو باقی کھچے لوگ تھے بھٹو کے حوالے کر گئے۔ ان کروڑوں ملزموں سے پوچھے بغیر کہ انہیں بھٹو چاہیے بھی یا نہیں، جنرل ضیاء تشریف لائے تو انہوں نے بھی ان ملزموں سے پوچھے بغیر بھٹو کی حکومت ختم کر دی۔ پھر ان کا جی چاہا تو انہوں نے ملزمان سے بغیر پوچھے محمد خان جونیجو اور نواز شریف کو اس ملک کا جیلر مقرر کر دیا۔ صدر غلام اسحاق خان آئے تو انہوں نے پہلے بے نظیر بھٹو اور پھر نواز شریف کو حکمران بنانے کا فیصلہ کیا، اور پھر عوام کو اعتماد میں لیے بغیر خود ہی انہیں چلتا کر دیا۔ درمیان میں کسی جنرل کو معین قریشی پسند آ گئے اور اس نے ان 25 کروڑ ملزمان کو اطلاع دیے بغیر انہیں پلیٹ میں رکھ کر معین قریشی کے سامنے رکھ دیا۔ یہ وہ وزیر اعظم تھا جب امریکہ سے اس کو پاکستان لایا گیا تو اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا۔ راتوں رات اس کا شناختی کارڈ بنایا گیا اور اس کا پتہ لکھا گیا پارلیمنٹ ہاؤس کا، میری عمر کے بندوں کو یاد ہوگا۔ پھر اس نے خواہش کی کہ اس نے باپ کی قبر پہ جانا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کو باپ کی قبر کا نہیں پتہ تھا۔ بڑے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، بڑے لوگوں کو عموماً ویسے باپوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا، قبر تو بعد میں جو ہے نا وہ آتی ہے، کیونکہ بقول خلیل جبران بڑے لوگ بڑے بغیرت ہوتے ہیں۔ تو اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات وہ شیخ رشید احمد تھے، آپ جانتے ہیں شیخ رشید بڑے تیز آدمی ہیں، تو انہوں نے لاہور میں ایک قبر کو بڑا صاف ستھرا کرایا، رنگ شنگ کرایا، بڑی جگہ بنائی گمنام قبر کو، اور پھر معین قریشی کو وہاں پہ لے گئے کہ یہ آپ کے باپ کی قبر ہے، تو وہاں پہ فاتح شاتح ہوئی۔ یہ بھی اس ملک کے ساتھ ہو چکا ہے، اور ان کروڑوں لوگوں کو پلیٹ میں رکھ کے جرنیلوں نے معین قریشی کے آگے رکھ دیا کہ کھائیں پئیں اور ڈکار ماریں۔ جی، کسی نے فیصلہ کیا اور بے نظیر ایک بار پھر پاکستان کی تقدیر بن گئی۔ کسی نے فیصلہ کیا اور بے نظیر گھر واپس چلی گئی۔ کسی نے نواز شریف کو ایک اور چانس دینے کا فیصلہ کیا اور نواز شریف کو ہیوی مینڈیٹ مل گیا۔ دیکھ رہے ہیں، کروڑوں کا سودا ہو رہا ہے، کروڑوں کا۔ 20ویں 22ویں گریڈ کے افسر کروڑوں عوام کا سودا کر رہے ہیں۔ جی، کسی کا جی چاہا اور نواز شریف اقتدار کے برج سے اتر کر
अटक किले पहुंच गए। परवेज मुशर्रफ, अचानक परवेज मुशर्रफ को खारिश हुई, वो आ गए। नवाज शरीफ अटक किला, और फिर किसी ने फैसला किया और नवाज शरीफ को रातों रात खानदान समेत इज्जत व आबरू के साथ मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया। सुरूर पैलेस, सऊदिया, किंग अब्दुल्ला, बिल क्लिंटन। रात को कौम सोई तो नवाज शरीफ अटक किले में थे। जब सुबह कौम जागी तो नवाज शरीफ सुरूर पैलेस थे सऊदिया में। इल्जाम क्या लगाया गया था? त्यारा अगवा किया है। किसका? आर्मी चीफ का, वर्दी में, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, जिस तरह वो आजकल इमरान खान पे इल्जाम आते हैं, और उधर भेज दिया। उसके बाद किसी थानेदार के दिमाग में ख्याल आया और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ दोनों वापस आ गए। पहले बेनजीर वापस आई, फिर नवाज शरीफ वापस आ गया। मोहतरमा शहीद कर दी गई। फिर इलेक्शन हुए, इत्तेहादी हुकूमत बनी, मुस्लिम लीग इन वजारतों से अलग हुई और नए ऑप्शंस पर गौर शुरू हो गया। आपको सारा जो है ना वो पता होगा कि उसके बाद जो है ना वो मुस्लिम लीग काव या मुस्लिम लीग फलां और मुस्लिम लीग फलां, ये सारा कुछ जो है वो होता रहा। यकीन कीजिए, एक कोचवान, वो जो घोड़े चलाते थे तांगे, एक सारबान ऊंट वाला और एक कुम्हार भी कभी कभार अपने गधे, अपने ऊंट और अपने घोड़े से पूछ लिया करते हैं कि उसे कौन सा चारा चाहिए। वो फक खाना पसंद करेगा या लूसन, वो सहन में बंधना चाहेगा या अंदर बाड़े में, और उसे लकड़ी की खुरली चाहिए या सीमेंट की पक्की नाली। लेकिन ये लोग, जी हां, ये लोग, ये जर्नैल हुकूमतें बनाते और हुकूमतें तोड़ते वक्त 25 करोड़ लोगों पर एक निगाहे गलत भी नहीं डालते, और इक्तदार में आने के बाद उन्हें अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं होता। अब हर कोई ये बात समझ गया है स्वाय इमरान खान के कि यहां आपने जर्नैलों को खुश रखना है। यहां आपने बकौल डोनाल्ड ट्रंप किस माय एस, उनके एस चाटने हैं, उनकी पॉलिश करनी है। ये हर कोई, हर हुनर, नवाज शरीफ भी इनकलाबी था, फिर उसे समझ आ गई। पीपल्स पार्टी सोशलिस्ट पार्टी थी, उनको जरदारी ने समझाया, जरदारी ने, कि असल चक्कर क्या है। इस उम्र में इस सेहत के साथ दूसरी दफा सदर है, उनको समझ आ गई कि क्या करना है, और उन्होंने वही शुरू कर दिया। क्योंकि 25 करोड़ का तो पता चल गया, 25 करोड़ का, कि कुम्हार खोते से पूछ लेता है, कोचवान घोड़े से पूछ लेता है। यहां जीते जागते अशरफुल मखलूकात से कोई नहीं पूछता। उसके बाद कोई सरोकार, और फिर जब ये बन जाते हैं तो उनको पता होता है हमें किसने बनाया, अवाम भाड़ में जाए। यानी वो एक नून लीग की है चोरनी, शुमाइला राना की पत्नी, क्या वो टीवी पे बैठ के कहती है कि हमने 150 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है, अगर हम 200 बढ़ा देते तो अब क्या उखाड़ लेते। टीवी पे बैठ के कहती है, क्या कर लेते तुम लोग। ये चोरी में पकड़ी गई थी, किसी का क्रेडिट कार्ड चोरी करके और खरीदारी कर रही थी। अब एमपीए है नून लीग की, नून लीग सारी इसी तरह, वो कहती है अब क्या कर लेते, कुछ भी नहीं। इनको मसाइल से कोई सरोकार नहीं होता, इन्हें इतनी जहमत नहीं होती कि वो अवाम से पूछ लें कि उन्हें क्या चाहिए। अवाम ने फैसला किया ना 8 फरवरी 2024 को कि हमें कौन चाहिए, क्या चाहिए, फिर क्या हुआ। अवाम फाकों पर मजबूर हों, गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार हों, या पटड़ियों, चौकों
اور چوراہوں میں خودکشیاں کر رہے ہوں، ان حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا پرواہ ہے؟ روزانہ پڑھتے ہیں کہ جی ماں نے بچے بیچ دیے، کسی نے گردہ بیچ دیا، کسی نے بیٹی کے بندے بیچ کر بل ادا کیا، تو کیا ہوا؟ ان کے غیر ملکی دورے اور ان کی میٹنگز ہی ختم نہیں ہوتی۔ پورا ملک بند کیا ہوا ہے پیٹرول کی بچت کے لیے، اور پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے مری میں۔ آپ کو پتا ہے پہاڑی علاقے میں کتنا فیول لگتا ہے، گاڑی کتنا زور لگاتی ہے، اور اس کی صدارت کون کرتا ہے؟ نواز شریف اور اس کی بیٹی۔ یہ بچت ہو رہی ہے کیونکہ ان کو کوئی سروکار نہیں، اور یہ ہر 15ویں دن ایشیائی صرف کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک دن بتایا کہ پاکستان میں رہائش مشکل ہے، رہائش یعنی کرایہ، گیس مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، سواری مہنگی ہے، گاڑی یا کار، پیٹرول مہنگا ہے، ڈیزل مہنگا ہے، یہ چیزیں مہنگی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں ان کی فری ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی فری ہیں، تو کیا ان کو جو ہے نا، کبھی انہوں نے آٹا خریدا ہوگا، دال خریدی ہوگی، چکن خریدا ہوگا، کیا خریدا ہوگا انہوں نے؟ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا اضافہ کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں 5 بار اضافہ کر چکی ہے، 5 بار، 5 سے بھی زیادہ بلکہ۔ وزیر اعظم نے اس اضافے کی سمری پر دستخط کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر اتنا نہیں سوچا جو عوام بھوک سے مر رہے ہیں ان پر اس اضافے کے کیا اثرات پڑیں گے۔ اگلے دن اخبار میں ہوتا ہے شہباز شریف نے دل پہ پتھر رکھ کے اضافہ کیا، اگلے دن اخبار میں ہوتا ہے کہ نواز شریف نے خود کو قبض کر کے یہ اضافہ کیا۔ یہ پکے ان کے پاس لکھے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، وہ اگلے دن اخبار میں دے دیتے ہیں کہ اخبار میں دے دیں، اور اگلے خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے جنرل عاصم منیر نے اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے عوام سے پوچھا کہ ہم ایک بار پھر ان چوروں کو لا رہے ہیں؟ عوام نے تو اپنا فیصلہ دے دیا۔ ندیم انجم سارا پروگرام کھلی ولی کر کے ملک کا پینشن، کمیوٹ، پلاٹ، رقبے، اپنے بیٹا فوج میں تھا، اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کو چھڑوایا کہ کہیں گولی نہ لگ جائے۔ گولی تو اٹک کے لوگوں کے لیے ہے، میاں والی کے لوگوں کے لیے ہے، پٹھانوں کے لیے ہے کہ کہیں گولی نہ لگ جائے، اس سے فوج چھڑوائی، نکل گیا۔ پورا الیکشن چوری اس نے کیا، ڈی جی آئی ایس آئی نے اور سکندر سلطان راجہ نے۔ انہوں نے پوچھا کیونکہ انہیں پتہ ہے بھیڑے ہیں، باں باں، انہیں پتہ ہے بکری ہیں، انہیں پتہ ہے خسی ہیں، انہیں پتہ ہے خسرے ہیں، ہجڑے ہیں، انہیں پتہ ہے سارا جی۔ اور شاباش ان 25 کروڑ لوگوں کی فرما برداری اور اطاعت گزاری پر جو اس اضافے پر بھی چپ سادھے بیٹھے ہیں، چپ سادھے، چپ بیٹھے ہیں، چپ۔ ہر کوئی بتا رہا ہے، میں بتا رہا ہوں، ہر کوئی بتا رہا ہے کہ اربوں روپے لے بھی لے رہے ہیں، خدا کے بندے تم لوگوں سے اربوں روپے لے بھی لے رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت کے علاوہ لے بھی لے رہے ہیں، پرواہ نہیں کسی کو۔ پوپ لیو وہ کہتا ہے کہ دنیا پر ظالم لوگ حکمران ہیں، یہ پوپ لیو کہتا ہے۔ ادھر 25 ہزار مل گیا بھائی، منتھلی 25 ہزار مل گیا، ٹوٹل قیمت 25 ہزار تھی۔ فلاں کافر ہے، فلاں زندیق ہے، فلاں صحابہ کا گستاخ ہے، فلاں ہے، 25 ہزار نہیں مارا۔ یہ تو پہلے نسخہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اتنی شرارتی معاشرے میں نہ ہوتی، اتنا فساد ہی نہ پھیلتا معاشرے میں۔ یہ پہلے بتا دیتے کہ 25 ہزار ان کی قیمت ہے ٹوٹل،
इनके जुब्बों की, दस्तारों की, इमामों की। बहरहाल चुप साधे बैठे हैं। ये हकीकत है कि एक घोड़ा लगाम खींचने, ऊंट टांग बांधने और गधा हद से ज्यादा बोझ डालने पर कभी कभार दो लत्ती झाड़ देता है। गधे पर हद से ज्यादा बोझ डालें तो बिलबिला उठता है, हिनहिना लेता है, लेकिन सदके जाऊं इन 16 करोड़ शहजादों पर कि जिसने चाहा, जब चाहा और जितना चाहा इस पर बोझ लाद दिया, और जिसके हाथ में चाही उनकी लगाम थमा दी कि तुम पकड़ लो, तुम पकड़ लो। जमाने के बदकार, झूठे, रस्सागीर, बदमाश, उनके हाथ में लगाम थमा दी, चलो जी तुम ले जाओ, वो ले जाओ, हम जो कह रहे हैं ले जाओ, लगाम थमा दी जी। मगर उन्होंने सर उठाकर देखा और ना ही एहतजाज किया। ठीक है, वाह भाई वाह, मैं जूं जूं बूढ़ा होता जा रहा हूं, मैं जूं जूं जिंदगी की रो में आगे बढ़ता जा रहा हूं, मैं जूं जूं इस मुल्क के हालात देखता हूं, मुझे यूं महसूस होता है ये मुल्क इस वक्त तक निशेब और जवाल की तरफ बढ़ता रहेगा जब तक इस मुल्क के 25 करोड़ लोग अपने लिए मुल्जिम की बजाय मुनसिफ का किरदार पसंद नहीं करेंगे कि हम मुल्जिम नहीं हैं, हम मुनसिफ हैं। मुनसिफ, सारी दुनिया की अवाम मुनसिफ है। हुक्मरान हिल के देखें, कुछ करके देखें, जो हमारे साथ हो रहा है वो सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर और उसकी बीवी को अंधा किया जा रहा है, वो सोच भी नहीं सकते जी। मुनसिफ का किरदार, जब तक लोगों के मुकद्दर के फैसले लोगों के हाथ में नहीं आएंगे, जब तक अवाम हुक्मरानों को अपनी बात नहीं सुनाएंगे, जब तक लोग एहतसाब नहीं करेंगे, जब तक लोग हुक्मरानों को ये नहीं बताएंगे हम इंसान हैं हुजूर वाला, हम जानवर नहीं हैं, हम भेड़े नहीं हैं, हम घोड़े नहीं हैं, बल्कि हम गधे नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 20 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन है पीर का, यानी सोमवार का। एक बार फिर इस हफ्ते को जो माहिरीन है वो फैसला कुन करार दे रहे हैं, इसलिए कि पूरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो है वो बंद कर दिया गया कि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं वो होने जा रहे हैं। रात को क्या होता है, रात को अचानक एक जहाज पे, ईरानी जहाज पे जो है वो हमला होता है और ईरानी जहाज पे कब्जा कर लिया जाता है। इस दौरान मैं आपको पहले इतला देता हूं, बल्कि रशिया अलर्ट जारी करता है ईरान के लिए कि जी जो अमेरिका और इजराइल हैं वो खलीज में, गल्फ में गैर मामूली तौर पर जो है वो असला जमा कर रहे हैं, वो अपनी नेवी की ताकत बढ़ा रहे हैं, वो जो है ना अपनी एयरफोर्स बढ़ा रहे हैं, वो अपनी डेल्टा फोर्स जो कमांडोज हैं वो बढ़ा रहे हैं। उसके बाद मामलात रातों रात बिगड़ जाते हैं। पाकिस्तानी अर्दली शहबाज शरीफ ये ईरान के सदर मसूद पजेश्कियान को फोन करते हैं और उनको कायल करने की कोशिश करते हैं कि वो इस्लामाबाद आए। मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि ईरान का अब ये मौकिफ है कि जो नाकाबंदी की गई है और बनाए हुर्मुज की, उसको खोला जाए, जो अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है। और ये पहले भी मैं आपको बता चुका था कि ये इस टुच्चे का, ये इस लुच्चे का, ये एप्स्टीन ज़ादे का ये धंधा बन गया है। अब शुरू हो गया ना हफ्ता, इसने ये काम कर दिया है।
मार्केटें खुलने से घंटा पहले ये क्या करेगा, ये ट्वीट कर देगा कि जी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कृष्णर वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, या जेडी वैंस इस्लामाबाद जा रहे हैं, और कोई ना कोई मुआहदा हो जाएगा और अरबों बटोर लेगा। ये और इसके जो है ना हवारी, इसके फ्रंटमैन शेख रशीद ने एक दफा कहा था कि ये जो दौलत है ना, ये दौलत जमा करना, ये एक नफसियाती मर्ज है। और समझ आता है, नवाज शरीफ को देख लें, जरदारी को देख लें, जर्नैलों को देख लें, कितना खाना है, कितना जमा करना है। बाजवा को देख लें, ये इतना अमीर है, इतना अमीर है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन पूरी जो दुनिया है उसको टिकटिकी पे चढ़ाया हुआ है। अब रात को ऐलान करता है कि जी हमारा वफ्द जा रहा है, और पाकिस्तान में त्यारे भी आ गए, गाड़ियां भी आ गई, आलात भी आ गए, क्योंकि ये अपने आप को कोई और मखलूक समझते हैं, कोई और मखलूक। बाकी लोग तो कीड़े मकोड़े हैं ना, इनकी पहले सिक्योरिटी आती है, इनकी गाड़ियां आती हैं, इनका जो टॉयलेट वाला टिश्यू होता है वो आता है, वो सारा कुछ पहुंच गया। लेकिन उधर ईरान इन हालात में, यानी वो सारा कुछ, ये जो रात गुजरी है इससे पहले स्मूथली जा रहा था। पाकिस्तान बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। आपको पता है पाकिस्तान की नीयत में तो खोट है ना, असल तो खोट है, लेकिन जंग बंद हो जाए ये सबके फायदे में है। खोट ये है कि ये अपने रजीम को हलाली करना चाहते हैं कि हम जो कुछ करें, जितना मर्जी ये रहें। असल मामला तो इनका ये है, और उसके लिए इनको कंधा चाहिए डोनाल्ड ट्रंप का। बहरहाल ये जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी बंद है, आज पता चलेगा ईरान से कोई आता है नहीं आता, दुनिया की जान छूटती है नहीं छूटती, वरना लोग माल बना रहे हैं। पाकिस्तान को भी $3 अरब मिल गए हैं। इसके अलावा ईरान ने बहुत माल बनाया है, तेल बेच के पहली दफा। रशिया ने बहुत माल बनाया है। और जो है अभी आपको बताया ना कि पूछता कौन है, कि हजूर हमारी भी सुन लें, तो दुनिया टिकटिकी पे अटकी हुई है। कल मर्दान में जलसा होता है, और हैरान कुन तौर पे बहुत बड़ा जलसा होता है। यानी टाउट्स कह रहे थे कि ये जो डिप्लोमेसी है ना, ये जो सफारतकारी है, तो कोई कह रहा था कि जान चकजई, वो जिसका फुटबॉल की तरह सिर है, टिंडा, ये पहले JUI में था, फिर नून लीग में, फिर ये असल मंजिल पे पहुंच गया, जर्नैलों के अंडरवेयर में घुस गया। ये जान चकजई ये कह रहा था कि इस वक्त तारिक बिन ज़ियाद और सलाउद्दीन अयूबी से ज्यादा मशहूर और दलेर वो आसिम मुनीर हैं। ये जान चकजई ने कहा। टाउट्स ने कहा कि जी बड़ी जो है ना वो मकबूल हो गए हैं, इमरान खान खत्म शुद, और आसिम मुनीर ने पता नहीं क्या कर दिया है। कोई नोबेल प्राइज कह रहा था, कोई भांडे टेंडर कह रहा था कि भांडे नाम दिए जाएं। कल जलसा होता है मर्दान में, और तारिक मतीन जो है ना उनका वीलॉग है। वो कहते हैं कि ये जो ग्राउंड था मर्दान का, मैंने इर्द गिर्द के दुकानदारों से पता किया, बकौल तारिक मतीन के, कि यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आ सकते हैं, बहुत ज्यादा, उन दुकानदारों ने। खैर जलसा हुआ, लोग नाराज है, लोग सुहेल आफरीदी से नाराज है, बैरिस्टर गौर से नाराज है, सोशल मीडिया पे उन्होंने काफी तनकीद भी की। लेकिन इमरान का नाम हो, PTI का नाम हो, और लोग ना आए, और वो भी KPK के, यानी मुखालफिन हैरान रह गए, और जो PTI के हामी हैं वो भी हैरान रह गए कि इतना बड़ा जलसा, इतने अरसे बाद इतना शानदार जलसा। क्यों? कि वो जो कमिटमेंट है ना, कमिटमेंट इमरान के साथ, वहां कोई ऐलान नहीं हुआ। सुहेल आफरीदी ने एक रवायती तकरीर की, मैं कश्मीर जा रहा हूं, फिर हम क्या करें, आप कश्मीर जा रहे हैं तो। मैं फिर 1 मई को लाहौर जा रहा हूं, फिर हम क्या करें, आप लाहौर जा रहे हैं तो। बैरिस्टर गौर कहता है कि जब तक इमरान खान नहीं कहते वो तहरीक नहीं चलाएंगे। इमरान खान तो कभी भी नहीं कहेंगे, बैरिस्टर गौर साहब कभी भी नहीं कहेंगे इमरान खान के मेरी रिहाई के लिए तहरीक चलो, कभी भी नहीं। वो तो बहनों को कहते हैं कि मेरे लिए आवाज उठाएं। 3 बहनें उनकी ग्राउंड में, 3 बहनें, उन्हीं को वो कहते हैं कि मेरे लिए आवाज उठाएं।
वो आपको तो न कहते हैं न कहेंगे, ये तो उनका स्टेटस भी नहीं है कि वो बैरिस्टर गौहर को कहें या सुहेल आफरीदी को कहें। बहरहाल वो जो इमेज बनाया गया ना फील्ड मार्शल का, तो वो कल धड़ाम से गिर गया। लोग उसी तरह है जिस तरह लोग आते हैं, कोई डिप्लोमेसी करा रहा है या कोई सुलह करा रहा है या कोई सालसी करा रहा है, इस बात से लोगों को कोई गर्ज नहीं थी। जिससे यह साबित हुआ कि जरा सा अगर हवा का झोंका आया, जरा से सांस लेने दिया गया, जरा से मामला बेहतर हुए, तो लोग वहीं पे खड़े हैं, लोग खान के साथ खड़े हैं। लोगों ने नून लीग से कोई तवक्को नहीं लगाई, लोगों ने फजल रहमान से कोई उम्मीद नहीं बांधी, लोगों ने जमात इस्लामी को कोई लिफ्ट नहीं कराई। लोग वहीं पे खड़े हैं और लोग खान के साथ खड़े हैं। और वाकई ये जलसा हैरान कुन था। अब यूट्यूब पे उसकी झलकियां मुलाहिजा कर सकते हैं, क्योंकि वो जो कलर है ग्रीन और रेड, वो जो ही सामने आता है लोगों की आंखों में इमरान आ जाता है। पीटीआई का नाम जो ही आता है लोगों की आंखों में इमरान आ जाता है, इमरान की कैद आ जाती है, इमरान की आंख आ जाती है, लोग सारा काम छोड़ छाड़ के पहुंच जाते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।